Hello students, in last video lecture we have studied about the friction और फ्रिक्शन की भी अलग अलग एस्पेक्ट्स पढ़े थे. दैट वाज स्टेजेस ऑफ फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी. नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन. ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे है और जो इंक्लाइंड प्लेन पे रहते हुए उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसके अगेंस्ट वर्क डन कितना होगा. तो इसमें दो पार्ट्स हैं. एक पार्ट तो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन एंड सेकंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन. तो आज वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप ऑन इंक्लाइंड प्लेन. डाउन वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो ये वीडियो लेक्चर देखने से पहले आप श्योर हो जाइए कि आपने लास्ट वीडियो लेक्चर देखा हो, क्योंकि वहाँ से कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो यहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी. तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसका डायग्राम बनाएंगे कि किस तरह से बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है. तो देखिए, ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इज इंक्लाइंड प्लेन और ये एंगल है थीटा. ठीक है. अब इंक्लाइंड प्लेन पे ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है. इस ऑब्जेक्ट का मास m है. अगर मास m है तो इसका जो वेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज mg. ठीक है. अगर mg इस डायरेक्शन में है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में होगा. ये बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. मतलब कोई भी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में तो तब जाएगी जब इसके पास अपना कुछ एक्सेलरेशन हो. ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट ये जा रही है तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है. इसका मतलब इसके फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये है. ठीक है. चलिए, अगर फोर्स का डायरेक्शन ये है तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगती है. उसका डायरेक्शन ये हो गया. फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा स्मॉल एफ से डिनोट की जाती है. अब देखिए, एक काम जो आपको इसमें करना है और नेक्स्ट वाले डेरिवेशन में भी करना है कि आपको ये देखना है इस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के अगेंस्ट आपको कोई फोर्स मिले, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ही ये डिसाइड करती है कि उस बॉडी पे फोर्स कितना लगाना पड़ेगा. ये बात आप याद रखिएगा. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा ये डिसाइड करती है कि उस फोर्स बॉडी पे फोर्स कितना लगेगा. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के अगेंस्ट कोई फोर्स तो होनी चाहिए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, mg को हम रिजॉल्व कर लेंगे. mg को जब हम रिजॉल्व करेंगे तो ये दो डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में. ठीक है. दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल थीटा हो जाएगा. तो ये वाला एंगल हो गया थीटा. अगर ये वाला एंगल थीटा हो गया तो ये वाला कंपोनेंट दिस इज mg cos थीटा और ये mg sin थीटा. क्या समझ में आ गई बात? क्या क्लियर हो गई? अब देखिए, आपके पास फोर्सेस सारी आपके सामने हैं. इन फोर्सेस को इक्वेट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा. तो देखिए, फर्स्ट ये वाली फोर्स की बात करते हैं हम. सो r अपवर्ड डायरेक्शन में है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा है. सो r इज इक्वल टू mg cos थीटा. ठीक है. हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है तो वर्क डन इसी तरह से कैलकुलेट होगा. इसको आपने नंबर दे दिया क्या, 1. दूसरी फोर्सेस आपको इस डायरेक्शन में मिली हुई हैं. ठीक है. तो एक फोर्स F इस डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है और mg sin थीटा इस डायरेक्शन में है. तो ये हो जाएगा आपका F प्लस mg sin थीटा. क्या समझ में आ गई बात? ठीक है. चलिए, ये इसको थोड़ा सा और ओपन कर लेते हैं. देखिए, f इज इक्वल टू स्मॉल f. स्मॉल f की वैल्यू हमने निकाली हुई है. स्मॉल f इज इक्वल टू होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ रख दिया. f इज इक्वल टू म्यू r प्लस mg sin थीटा. r की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली है. सो f इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos थीटा
प्लस एम जी साइन थीटा। क्या समझ में आ गई बात? चलिए एफ इज इक्वल टू, आपने क्या किया, एम जी कॉमन ले लिया, एम जी कॉमन लिया तो आपके पास क्या आ गया, दिस इज म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखिए यहां आपके पास फोर्स की वैल्यू गिवन है, आप चाहें तो यहां पे वर्क डन निकालें, चाहें तो यहां पे एक्सेलरेशन निकालें, आपकी मर्जी है। देखिए तो आपने क्या किया, वर्क डन निकालना है तो फॉर वर्क डन, वर्क डन अगर निकालना है तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने क्या किया, इस फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया। सो W विल बी इक्वल टू F इंटू एस इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने S का मल्टीप्लाई किया तो S इंटू एम जी म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये वैल्यू आपके पास आ गई। ये वर्क डन हो गया। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है, फॉर एक्सेलरेशन, अगर आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, सो एक्सेलरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F इज इक्वल टू, आप क्या रख दीजिए, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास हो जाएगा। तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई, F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू, वैल्यू क्या है, एम जी इंटू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। एम से एम कैंसिल, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी इंटू म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ये वैल्यू आपको मिल गई। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू है, ये वर्क डन की वैल्यू है। कब, जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आ गई? इतना ये डेरिवेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में ये पूछा जा सकता है। अब आगे पढ़ते हैं हम, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन। ठीक, चलिए वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अब डाउन के लिए फटाफट हम डायग्राम बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया, थीटा एंगल पे ये इंक्लाइंड है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दिस इज ऑब्जेक्ट which is having mass m, so its weight will be acting in downward direction, this is mg. So normal reaction force will be acting perpendicular to the plane, this is r. Now if body is coming downward, अगर नीचे आ रही है बॉडी, और इस बार बॉडी अपने आप नीचे नहीं आ रही है स्लाइड करते हुए, बल्कि अपने एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, तो अपने एक्सेलरेशन से जब नीचे आ रही है तो बॉडी पे जो फोर्स लग रही है उसका डायरेक्शन क्या हो गया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी। अब देखिए अगेन हम इस mg को रिजॉल्व कर लेंगे, क्योंकि r के अगेंस्ट हमें फोर्स चाहिए, तो हमने इस mg को जब रिजॉल्व किया तो ये दो डायरेक्शन में रिजॉल्व हो जाएगी, दिस इज दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, और क्योंकि ये वाला एंगल थीटा होगा तो दिस इज mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। ठीक है, अब आपके पास इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कुछ हैं, उनको इक्वेट कर दीजिए। क्या आ गया, सबसे पहले r इज इक्वल टू mg cos थीटा। ठीक है, चलिए अब इन फोर्सेस की बात करते हैं। देखिए f इस डायरेक्शन में और mg sin थीटा इसी डायरेक्शन में, तो f प्लस mg sin थीटा इज इक्वल टू स्मॉल f। अब देखिए, अब इस केस में mg sin थीटा को उधर ले जाइए तो f इज इक्वल टू f माइनस mg sin थीटा। आपको याद होगा कि पिछले केस में जब आपने f की वैल्यू निकाली थी, फोर्स की वैल्यू निकाली थी, तो फ्रिक्शन में कुछ ऐड हुआ था, f प्लस mg sin थीटा था। तो f प्लस mg sin थीटा होने का मतलब है कि फोर्स वहां ज्यादा लगानी पड़ी, लेकिन यहां पे फोर्स कम लगेगी क्योंकि फ्रिक्शन से आपने mg sin थीटा को माइनस कर दिया है। ठीक है, अब देखिए आपके पास f इज इक्वल टू क्या है, म्यू आर, तो f इज इक्वल टू म्यू आर माइनस mg sin
थीटा। अब आर की वैल्यू आपने यहां पे निकाल ली, दिस इज म्यू एम जी कॉस थीटा माइनस एम जी साइन थीटा। तो एफ इज इक्वल टू एम जी आपने कॉमन ले लिया, म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए तो एफ इज इक्वल टू, अब यहां पे आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपके ऊपर है कि आप वर्क डन निकालना चाहते हैं या एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं। सो फॉर वर्क डन के लिए देखिए, वर्क डन के लिए W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने W इज इक्वल टू क्या लिखा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो इट विल बी एस इंटू एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये तो वर्क डन आ गया। अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए, फॉर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो आपने यहां वैल्यू रखी, तो F इज इक्वल टू एम इंटू ए इज इक्वल टू एम जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो m से m कैंसिल, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो क्या ये बात समझ में आ गई? तो दोनों ही केसेस में हमने वर्क डन और एक्सेलरेशन दोनों कैलकुलेट किए। ठीक है, चलिए तो यहां ये लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच।